नमस्ते विद्यार्थियों। हमने हमारे पूर्व के वीडियो में एक सीरीज के तहत डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल अध्ययन किया है। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए और न्यूक्लिक एसिड का जो सेकंड पार्ट है आरएनए, जैसा कि हमने बताया था न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम आरएनए के बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आरएनए क्या होते हैं और आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, और उसके अलावा जो हमारा पहला आरएनए मैसेंजर आरएनए, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो आज हम यहाँ पे आपके सामने चर्चा जो करने जा रहे हैं वह है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का दूसरा प्रकार है और यह इसका जो विकास है वो डीएनए से पहले हुआ था। हम एक अलग वीडियो में आरएनए बड़ा है या डीएनए बड़ा है, तो हमें पता है कि पहले इवोल्यूशन आरएनए का हुआ था, यानी आरएनए बना था, आरएनए से डीएनए बना है। ये किस प्रकार से आरएनए और डीएनए का एक डिफरेंस होता है और कौन पहले आया था, उसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है डीएनए की तरह। जैसे हमने डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था, तो डीएनए की जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वह न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। लेकिन इसमें और डीएनए में इतना ही फर्क है कि आरएनए सदैव सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, लेकिन अन्य सभी अवस्था में यह सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा अगर हम डीएनए से कंपेयर करें तो इसमें राइबोज शुगर होती है, अर्थात कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। डीएनए में वह निकल जाता है, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन के स्थान पे। डीएनए में थाइमिन था, यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। और हमारा जो आरएनए है वो सामान्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइबोज शुगर होती है, थाइमिन के स्थान पे यूरोसिल होता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मेन इसके जो फंक्शन है कि हमारा आरएनए सेल के अंदर काम क्या करता है, कोडिंग का काम, डिकोडिंग, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित सारी एक्टिविटीज इस आरएनए के द्वारा ही कोशिका में संपन्न की जाती है और डीएनए इस आरएनए के द्वारा ही कोशिका में संपन्न करता है। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। जैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं हम सब जानते हैं। आरएनए के प्रकार की चर्चा करते ही 3 आरएनए हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा और ब्रॉड व्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो आरएनए है वो 2 प्रकार का होता है। हम चर्चा 3 की भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ब्रॉड व्यू में ले रहे हैं। तो हमारे आरएनए जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला वह आरएनए जो जेनेटिक यानी आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इस आरएनए को जेनेटिक आरएनए कहते हैं, जेनेटिक आरएनए कहते हैं। और ये वहाँ होता है जहाँ पर डीएनए अब्सेंट होता है। जैसे हमने हमारा पहले का जो वीडियो था डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसमें हमने देखा था इन द अब्सेंस ऑफ डीएनए आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो जहाँ पे डीएनए नहीं है उस आरएनए को हम जेनेटिक आरएनए कहते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ प्लांट वायरसेस उसमें आरएनए ही पाया जाता है। तो जैसे टीएमवी है, टीएमवी में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और वुंड ट्यूमर वायरस जो है उसमें डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस वुंड ट्यूमर वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसी तरीके से एनिमल वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और रियो वायरस यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो यहाँ डीएनए एब्सेंट होने के कारण यह आरएनए
हमारा जेनेटिक आरएनए के रूप में कार्य करता है। दैट्स वाई फर्स्ट टाइप ऑफ आरएनए इज जेनेटिक आरएनए। सेकेंड टाइप का जो आरएनए है उस पे हम आगे चलते हैं, तो ये है नॉन जेनेटिक, अनआनुवांशिक आरएनए। ये डीएनए की प्रेजेंस के कारण जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य नहीं करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं अनानुवांशिक या नॉन जेनेटिक आरएनए। ये हमेशा डीएनए के द्वारा सिंथेसाइज होता है, डीएनए के द्वारा इसका निर्माण होता है और डीएनए के एसोसिएशन में ही पाया जाता है। अब हम, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जैसे ही टाइप्स ऑफ आरएनए की चर्चा होती है हम 3 प्रकार के आरएनए बोलते हैं। तो ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वह आगे फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप्स में: मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए और ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। तो ये एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इस नॉन जेनेटिक आरएनए को हम फर्दर 3 टाइप्स में इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो ब्रॉड वे में हमारा जो आरएनए है वह 2 प्रकार का होता है: जेनेटिक आनुवांशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक अनानुवांशिक आरएनए। दूसरे प्रकार का जब आनुवांशिक बात करते हैं हम, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, तो हमारा आरएनए का फंक्शन होता है रेगुलेशन, एक्सप्रेशन, यहाँ पे कार्य करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के काम में करता है, तो इसलिए हम इसको नॉन जेनेटिक कहते हैं। इसे फर्दर 3 प्रकार में हम डिवाइड करते हैं: एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो ये हमारे डीएनए के आरएनए के टाइप्स हो गए। अब हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले प्रकार का जो आरएनए है वह है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए का काम डीएनए, जैसा कि हमने वेरी फर्स्ट कहा था, डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, यानी जैसा डीएनए होता है वैसे हम होते हैं। तो वैसे हम बनते कैसे हैं? बनते ऐसे कि जैसा डीएनए हमें बनाता है वैसी ही वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है? वह आरएनए के द्वारा होती है। तो जब भी उसे जैसी प्रोटीन बनानी होगी वैसा आरएनए वो बना देगा। तो ये कब कैसी प्रोटीन बननी है, वह एक मैसेज के रूप में डीएनए से साइटोप्लाज्म में जाता है, तो उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए यह कन्वे करता है मैसेज प्रोटीन सिंथेसिस को फ्रॉम डीएनए या फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म तक। इसी वर्क के कारण जैकब एंड मोनेड ने इन्हें मैसेंजर आरएनए कहा, एमआरएनए कहा। इसका जो नाम रखा था वो जैकब एंड मोनेड ने मैसेंजर आरएनए इनको रखा ड्यू टू इट्स वर्क। टोटल जो आरएनए बनता है सेल के अंदर, उसका ये 2 से 5%, 2 to 5% पार्ट फॉर्म करते हैं, यानी बहुत कम क्वांटिटी में ये सेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी लाइफ स्पान भी बहुत कम होती है, लगभग 2 मिनट में ही ये अपना फंक्शन करके और डिग्रेडेड हो जाता है। और उसकी फंक्शनल जो है लाइफ स्पान 2 मिनट है, लेकिन फंक्शनल जो लाइफ है वो 2 मिनट से भी कम होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 15 से 20, 15 to 20 डाल्टन होता है। और उसकी जो लेंथ है वह, यानी कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होगा, वो 900 to 1500 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक एमआरएनए बनता है। अगर हम बात करें छोटे से छोटा कितना बड़ा एमआरएनए बन सकता है सेल के अंदर, तो वह होगा 100 न्यूक्लियोटाइड, यानी 300। छोटे से छोटा अगर हम एमआरएनए की बात करें तो 300 न्यूक्लियोटाइड से छोटा एमआरएनए कभी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रोटीन बनती है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन बनती है, तो उसमें आवश्यक रूप से 100 अमीनो एसिड होते हैं, 100 अमीनो एसिड होते हैं। और एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए में होना चाहिए। इसलिए 300 न्यूक्लियोटाइड से छोटा एमआरएनए किसी भी सूरत में नहीं बनेगा, लेकिन सामान्यतः ये 900 से 1500 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। जो एमआरएनए बनता है वह 2 प्रकार का हो सकता है, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। जब एक
mRNA एक ही प्रकार की प्रोटीन को कोड करेगा तो मोनोसिस्टोनिक आरएनए कहलाता है, mRNA कहलाता है। सामान्यतः यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। कुछ mRNA ऐसे होते हैं जो एक साथ एक से अधिक प्रोटीन कोड की लैंग्वेज लेकर आते हैं। इसके अंदर एक भाषा होती है, उसी भाषा के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कौन सा अमीनो एसिड कब जुड़ेगा वो इसके अंदर पहले से ही फिक्स होता है। तो कुछ आरएनए ऐसे होते हैं mRNA जिसमें वह एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करता है। दैट्स वाई उनको हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। सिस्ट्रोन ये बना है सिस्ट्रोन से, और सिस्ट्रोन होता है हमेशा फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन, जीन का फंक्शनल पार्ट होता है। तो सिस्ट्रोन इसलिए एक से अधिक सिस्ट्रोन है, दैट्स वाई पॉलीसिस्टोनिक आरएनए इसको कहा जाता है। अब अगर हम इस आरएनए की स्ट्रक्चर देखें कि जो हमारा आरएनए बन रहा है mRNA डीएनए पे, वो बनकर जब सेल के अंदर आता है तो किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसको हम स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके 5 एंड पे सबसे पहले 7 मिथाइल ग्वानोसिन इसके साथ अटैच होता है, इसलिए इसको कैप कहते हैं, यानी सबसे पहला जो पार्ट है उसका कैप। 5 एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन होता है, इस पार्ट को कैप कहा जाता है। उसके बाद कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लैंग्वेज नहीं होती, अर्थात वह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उपयोगी नहीं होती है। उसे कहा जाता है नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट या इंट्रोन फर्स्ट। नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट अथवा इंट्रोन फर्स्ट, ये 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड लंबे हो सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग हम जब सिंथेसिस ऑफ आरएनए पढ़ेंगे वहाँ पर हम पूरी डिटेल में स्टडिंग करेंगे कि ये नॉन कोडिंग रीजन वहाँ से हटा दिया जाता है। वहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी चर्चा करेंगे। उसके बाद इनिशिएशन कोडोन 5 एंड की तरफ होता है। इनिशिएशन कोडोन ऑलवेज AUG, सदैव सार्वत्रिक है ये AUG इनिशिएशन कोडोन होता है। कुछ प्रोकैरियोट्स में ये GUG भी हो सकता है, और ये AUG हमेशा मीथियोनिन को कोड करता है, मीथियोनिन को कोड करता है। चौथा पार्ट इसमें होता है कोडिंग रीजन, यानी वह क्षेत्र जिसमें लैंग्वेज होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, उसे हम कोडिंग रीजन या एक्सोन कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। तो ये 900 to 1500 लॉन्ग हो सकता है। ये इसकी लेंथ वेरी करती है, जैसी प्रोटीन बनानी है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। पांचवा पार्ट इसमें अगर हम देखें तो वह होता है टर्मिनेटर कोड। टर्मिनेटर कोड, समापन कोड। ये 3 प्रकार के कोई सा एक हो सकता है उसमें से। UAA जिसे हम ओकरा कहते हैं, UAG जिसे हम अंबर कहते हैं, और UGA जिसे हम ओपेल भी कहते हैं। तो ये टर्मिनेटर कोडोन है, समापक कोडोन है। जब भी ये आएंगे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वह रुक जाती है, इसलिए इसको हम टर्मिनेशन कोड कहते हैं। क्यों ये टर्मिनेशन कोड क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोड का एक एंटी कोड होता है, और ये 3 कोड ऐसे हैं जिनका एंटी कोड बना ही नहीं। इसलिए जब भी ये कोड आएंगे एंटी कोड नहीं होगा तो हमारी प्रोसेस जो है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है, इसलिए हम इसको टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। इसके बाद 6th पार्ट जो हमने इसको डिवाइड किया है नॉन कोडिंग रीजन सेकंड या I2 इंट्रोन सेकंड। ये 50 to 150 न्यूक्लियोटाइड लंबा हो सकता है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। इसके बाद लास्ट जो इसका पार्ट हमने डिवाइड किया है वह है टेल, पुंछ। पुंछ जो हम इसको बोलते हैं टेल, ये 3 एंड पे होता है, और ये 100 से 200 पॉली एडेनिन चेन इसके यहाँ जुड़ी हुई होती है 3 एंड पे, और ये तब जुड़ती है जब आरएनए जो है वह डीएनए यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है, उस समय ये पॉली ए चेन इसमें जुड़ती है। ये पॉली ए चेन इस एमआरएनए को
स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्रदान करती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो कि आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं। तो ये पॉली ए चेन उस डिग्रेडेशन को कुछ देर तक डिले कर देती है, तो इसको स्थायित्व स्टेबिलिटी प्रदान करती है। तो ये 7 पार्ट में हमने इसकी संरचना को बांटा है। कैप, नॉन कोडिंग रीजन, इंट्रॉन फर्स्ट, इनिशिएशन कोडोन, कोडिंग रीजन, एक्सॉन, टर्मिनेटर कोडोन और नॉन कोडिंग रीजन और टेल। ये 7 पार्ट में हम इस हमारे एमआरएनए के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, और इसी को आप और क्लियरली इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके 5 एंड पे यहाँ पे ये कैप है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं AUG इनिशिएशन कोडोन है, इनिशिएशन कोडोन होता है। इनिशिएशन कोडोन के बाद इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये जो कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन है। देन यहाँ पर टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है, और लास्ट में पोली ए टेल, पोली ए टेल। ये जो 7 पार्ट हमने बनाए कि किस प्रकार से हमारी जो एमआरएनए है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो ये हमारा हो गया मैसेंजर आरएनए, नेम गिवन बाय जैकब एंड मोनेट, जैकब एंड मोनेट। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारा आरएनए के बारे में सामान्य जानकारी। और इसके बाद ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।